सुप्रभात बच्चों। आज हम आपकी दूसरी पुस्तक प्रारंभ करने जा रहे हैं जो कि सीबीएसई के पाठ्यक्रम के अनुसार कोर्स बी के लिए हिंदी के लिए लगवाई गई है, जिसका नाम है संचयन भाग 2। बच्चों, ये कहानियों की पुस्तक है जिसमें 3 कहानियां हैं। सबसे पहले हरिहर काका, जिसके लेखक हैं डॉक्टर मिथिलेश्वर। दूसरी है सपनों के से दिन, जिसके लेखक हैं डॉक्टर गुरदयाल सिंह। और तीसरी है टोपी शुक्ला, जिसके लेखक हैं डॉक्टर राही मासूम रजा। प्रिय बच्चों, कहानी, सबसे अच्छी कहानी कौन होती है? इसके लिए लेखकों की बहुत सारी परिभाषाएं हैं, जिनमें एक सबसे बेहतर परिभाषा जो निर्धारित की गई है वह है कि सबसे अच्छी कहानी वह होती है जो एक ही बैठक में पढ़ी जा सके। तो प्रिय बच्चों, कहानी प्रारंभ करने से पूर्व आपको लेखक और उसके कहानी के अधिगम उद्देश्य के बारे में जान लेना चाहिए। इस कहानी का अध्ययन करने के उपरांत इसके अधिगम उद्देश्य, लर्निंग ऑब्जेक्टिव निम्नलिखित हैं। छात्र हरिहर काका कहानी को रोचक ढंग से अभिव्यक्ति दे पाएंगे। दूसरा, हरिहर काका के चरित्र चित्रण को कर पाने में सक्षम होंगे, अर्थात उनके चरित्र की विशेषताओं को प्रकट कर सकेंगे। तीसरा है संयुक्त परिवार के जीवन मूल्यों को अपनाकर परोपकार विषय पर एक नई अनुच्छेद रचना करने में भी समर्थ होंगे, अर्थात एक नया अनुच्छेद लिख पाएंगे। और अंतिम है हरिहर काका कहानी की सार्थकता का विश्लेषण कर उसका उद्देश्य लिख पाएंगे। प्रिय बच्चों, अब कहानी प्रारंभ करने से पहले, अर्थात हरिहर काका कहानी शुरू करने से पहले लेखक के बारे में थोड़ा सा परिचय हम ले लेते हैं। लेखक मिथिलेश्वर, जिनका जन्म बिहार के भोजपुर जिले में 31 दिसंबर 1950 को हुआ। इन्होंने एमए हिंदी और पीएचडी तक शिक्षा प्राप्त की थी। ये व्यावसायिक तौर पर अध्यापन कार्य से जुड़े रहे। उसके बाद ये आरा के विश्वविद्यालय में रीडर पद पर कार्यरत रहे। इन्होंने अपनी रचनाओं में ग्रामीण जन जीवन को आधार बनाया है। इनके अनुसार आजादी के बाद भी हमारे जीवन में कोई ज्यादा अंतर नहीं आया है, केवल शोषण के तरीके बदले हैं। इन्होंने काफी रचनाएं लिखी हैं, जिनमें कहानियां हैं बाबूजी, मेघना का निर्णय, हरिहर काका, और एक इनका कहानी संग्रह है चल खुशरो घर आपने। इन्होंने कुछ उपन्यास भी लिखे हैं, झुनिया, युद्ध स्थल, प्रेम न बाड़ी उपजे और अंत नहीं। इनका एक रचना है बंद रास्तों के बीच, जिस पर इन्हें 1989 में सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ये बच्चों, इस कहानी को प्रारंभ करने से पहले इस कहानी के जो मुख्य कथानक है उसके बारे में थोड़ा सा आप इस पर प्रकाश डालते हैं। हरिहर काका कहानी ग्रामीण जीवन को आधार बनाई गई है। इसमें लेखक ने पारिवारिक जीवन में स्वार्थी प्रवृत्ति को, मनुष्य के जीवन में, पारिवारिक जीवन में स्वार्थी प्रवृत्ति को आधार बनाया है। इसलिए ये कहानी मानवीय संवेदनों पर चोट करती है। दरअसल इस संसार में अकेला व्यक्ति, जिसका कोई अपना नहीं होता, उसकी जमीन को हथियाने के लिए लोग कई प्रकार के हथकंडे अपनाते हैं। तो इस कहानी का, हरिहर काका कहानी का भी यही मूल उद्देश्य है, मूल कथानक है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने समाज में हो रहे नकारात्मक बदलाव से हमें परिचित कराया है।
क्योंकि आज का मनुष्य कितना स्वार्थी हो गया है, यही इस कहानी में दिखाया है। और ये न केवल गांव में बल्कि शहरी जीवन को भी बखूबी बखान करती है। दोनों स्थितियों को काका कहानी के माध्यम से लेखक ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। दरअसल कहानी बहुत लंबी है, इसलिए मैं आपको थोड़े थोड़े पॉइंट्स के साथ आपके सामने रखूंगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो जैसा कि शीर्षक आपने देखा कि हरिहर काका है, और हरिहर काका के जीवन पर ही ये पूरी कहानी आधारित है, उन्हीं के आसपास घूमती है, उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। तो आपको ये समझ लेना अति आवश्यक है कि हरिहर काका किस प्रकार का उनका व्यक्तित्व है और लेखक के साथ उनका क्या संबंध है। तो आपके सामने आप देखोगे एक पिक्चर आपके सामने है जो काका के जीवन से संबंधित है। काका धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, बहुत ही संवेदनशील हैं, धैर्यवान हैं, दयालु हैं और एक जागरूक इंसान है। लेकिन इसके साथ ही कहानी जब शुरू होती है तो लेखक देखता है कि हरिहर काका मौन हो गए हैं। तो मौन होने का कारण क्या है, यह आप इस कहानी में आगे देखेंगे। तो और लेखक का और काका का आपस में परिचय कैसा है, उसके कारण क्या है। पहला कारण यह है कि लेखक काका के पड़ोस में ही रहता है, यानी काका और लेखक दोनों पड़ोसी हैं। दूसरा, काका के कोई संतान नहीं थी, वे अपने भाइयों के साथ रहते थे। और दूसरा कारण यह था कि काका ने लेखक को बचपन में एक पिता जैसा प्यार दिया था। इस कारण भी जब लेखक बड़ा हुआ तो उसकी दोस्ती सबसे पहले काका के साथ हुई। आप देख रहे हैं कि काका और पड़ोसी, लेखक पड़ोसी थे, इसलिए उनका गहरा संबंध है। और मैंने आपको बता दिया कि इनके दो कारण थे, एक तो वे पड़ोसी थे, दूसरा उनको एक पिता जैसा प्यार दिया था, अपने कंधे पर बैठाकर घुमाया करते थे। इससे आप आगे देखेंगे कि हरिहर काका के स्वभाव में क्या परिवर्तन, अचानक परिवर्तन क्यों हो जाता है, क्योंकि दरअसल ये कहानी घट चुकी है, फ्लैशबैक में है। तो लेखक जब काका के साथ मिलता है तो पहले वाले काका में और आज के काका में इतना परिवर्तन कैसा आया, इसके बीच में कौन कौन सी घटनाएं हुई। तो लेखक कहता है कि काका ने कुछ समय बाद बहुत सारी परेशानियां जब जीवन में झेली तो बात करना छोड़ दिया। लेखक ने देखा कि एक व्यक्ति जो बचपन में, जब मैं बचपन में था, लेखक बचपन में था, तो वो इतना हंसता खेलता इंसान था, बात करने वाला इंसान था, आज ये मौन क्यों हो गया है, इसके पीछे कौन सी कहानी है। तो इस मौन को, लेखक के मौन को, हरिहर काका के मौन को समझने के लिए सबसे पहले गांव में ठाकुरबाड़ी है, उसका महत्व क्या है। आप देख रहे हैं एक पिक्चर में कि ठाकुरबाड़ी मीन्स गांव का प्राचीन मंदिर जिस पर लोगों की अगाध श्रद्धा है। ये कहानी इसी ठाकुरबाड़ी से शुरू होती है, इस और काका के जीवन से के आसपास घटती है। तो काका के गांव में एक ठाकुरबाड़ी है, बहुत विशाल है, बड़ी लोकप्रिय है, लेकिन लोगों को इसके बारे में कोई ठीक जानकारी नहीं है। लेकिन इतना जरूर था कि कई साल पहले एक संत यहां पर आकर रहने लगे थे, एक पेड़ के नीचे आकर रहने लगे। लोगों ने बहुत सा चंदा इकट्ठा करके उनके रहने के लिए एक छोटा सा मंदिर बना दिया, और फिर धीरे धीरे लोग जब मंदिर में जाने लगे, उस ठाकुरबाड़ी में जाने लगे, तो बहुत सा चढ़ावा हुआ और एक विशाल ठाकुरबाड़ी बन गई, एक विशाल मंदिर बन गया। और लेकिन इसका परिणाम यह हुआ कि धीरे धीरे लोगों में इस मंदिर के प्रति, ठाकुरबाड़ी के प्रति अंधश्रद्धा भी बढ़ गई, क्योंकि गांव के लोगों का जो भी काम होता तो वो
उस ठाकुरबाड़ी में, उस मंदिर में बहुत सा चढ़ावा चढ़ाते। जैसे उनका कोई भी काम होता, किसी की नौकरी लग जाती, किसी के बेटे की नौकरी लग जाती, या ज्यादा फसल हो तो, या कि कोई मुकदमे में जीत जाता, या किसी की लड़की की शादी तय हो जाती, तो वो सब उस ठाकुरबाड़ी में बहुत सा चढ़ावा चढ़ाते, जिस कारण वह एक विशाल ठाकुरबाड़ी बन गई थी। अब आप देखेंगे लेखक और ठाकुरबाड़ी में क्या संबंध था। दरअसल लेखक की ठाकुरबाड़ी के बारे में कोई अच्छी राय नहीं थी, क्योंकि उसके विचार में ये धार्मिक लोग करते धरते कुछ नहीं है, केवल बैठे बैठे खाते रहते हैं। ठाकुर जी को भोग लगाने के नाम पर अच्छा अच्छा भोजन करते हैं और लोगों को अपनी बातों से मूर्ख बनाते रहते हैं। इसलिए काका ठाकुरबाड़ी के बारे में उनकी सच्चाई को जान चुके थे। लेकिन बच्चों, आगे आप देखोगे कि काका के जीवन में बहुत सी मुसीबतों का आरंभ हो जाता है। उसके पीछे कौन सा कारण है? शुरू में तो काका का जीवन शांति से चलता रहा। कुछ सालों के बाद परिवार वालों ने उससे दूरी बनाना शुरू कर दी। उनके मान सम्मान में थोड़ी कमी आने लगी। घर में जो बचा हुआ खाना था वो दिया जाने लगा। यदि बीमार पड़ जाते तो भी ख्याल रखने वाला कोई नहीं होता, वे अपना ख्याल खुद ही रखते थे। इस समय उन्हें अपनी पत्नियों की याद आती थी। दरअसल आपने देखा होगा कि काका की 2 पत्नियां थी और दोनों की मृत्यु हो चुकी थी, उनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए वो अकेले पड़ गए थे, अकेले रह गए थे। अब आप देखोगे कि जब ये स्थिति काका की हुई तो परिवार से मोह का भंग भी हो गया। परिवार के प्रति जो उनका मोह था वो भी भंग हो गया। उसके भी कारण थे। दरअसल काका के भाइयों के पास 60 बीघे जमीन थी और चारों भाई आपस में बांटते तो 15-15 बीघे जमीन आनी थी। तो इसी 15 बीघे जमीन के कारण काका के लोग, भाई या कोई और व्यक्ति उस काका की जमीन पर नजर रखे हुआ था, क्योंकि काका के हिस्से में 15 बीघे जमीन आनी थी। तो परिवार से मोह भंग होने का कारण क्या हुआ कि अचानक एक उनके जीवन में घटना घटी। दरअसल उनके घर में उनके भाई के लड़के का मित्र शहर से गांव आया, जो कि उनके भाई का लड़का शहर में नौकरी करता था। उनका दोस्त वहां पे आया, उसके लिए घर में बहुत सारे अच्छे अच्छे भोजन पकवान बनाए गए। सभी घर वालों ने खाना खा लिया। उसके खाने के बाद उन्हें बुलाया गया। जो बचा खुचा खाना था वो उनके सामने परोस दिया। इससे वे बड़े दुखी हुए। उन्हें लगा कि मेरे पास मेरी इतनी जमीन है, इसकी जो भी इनकम होती है यही तो खाते हैं, फिर मुझे अंत में खाना, ये जो बचा हुआ खाना ये क्यों दिया गया? उन्होंने गुस्से में आकर थाली को एक तरफ पटक दिया। उसी समय क्या हुआ कि उस ठाकुरबाड़ी का, उस मंदिर का पुजारी वहां से गुजर रहा था। उसने ये सब कुछ देख लिया और जाकर महंत को ये सब कुछ बता दिया। प्रिय बच्चों, यहां से ही काका की कहानी का आरंभ हो जाता है। अब आप आगे देखेंगे कि जब ये घटना घटी तो वो ठाकुरबाड़ी का जो पुजारी वहां से गुजरकर इस किस्से को देखकर जा रहा था, उसने जाकर के अपने महंत को बताया कि काका का संबंध परिवार वालों से बिगड़ गया है। आप इस समय जाकर के काका को प्रलोभन दो और अपने लिए उसे अपने पास बुला लो, क्योंकि उसे अभी अपने भाइयों के साथ गुस्सा है। तो महंत ने अपने पुजारियों को काका को समझाने के लिए भेजा कि वे उन्हें समझाएं कि तुम्हारे परिवार, तुम्हारे भाई तुम्हारी सेवा नहीं करते हैं। वे इतनी जमीन की आय होती है, तुम्हारे उसको इनकम को खाते हैं, उसकी आय को खाते हैं, लेकिन तुम्हारा आदर सत्कार नहीं करते, तुम्हारा ध्यान नहीं रखते। तुम ठाकुरबाड़ी में आ जाओ, हम तुम्हारी बहुत सेवा करेंगे, आदर सत्कार करेंगे, तुम्हारे लिए नौकर चाकर रखेंगे, और जिससे तुम्हारा अच्छा से जीवन कटेगा और तुम्हारी जो भविष्य है, भावी जीवन है, वो खुशी से बीतेगा। ये महंत के पुजारी उसे समझाने लगे। लेकिन प्रिय बच्चों, काका जी अनपढ़ थे, लेकिन वो दुनिया की बेहतर समझ रखते थे। वो जानते थे
कि ठाकुर बाड़ी के महंत जो उन्हें इस तरह का लालच दे रहे हैं वो केवल उनकी जमीन को पाने के लिए, क्योंकि वह जानते थे कि ऐसे लोगों पर ठाकुर बाड़ी के महंत या उनके पुजारियों की नजर रहती थी। क्योंकि एक किस्सा उन्होंने पहले ये देख चुके थे कि इसी प्रकार का एक औरत थी जिसकी कोई संतान नहीं थी, उसने अपने जीते जी अपनी जमीन किसी और के नाम कर दी, उसके बाद उसका जीवन नर्क हो गया था। काका इस बात को जानते थे, तो महंत ठाकुर बाड़ी के महंत भी काका को इस प्रकार का प्रलोभन दे रहे थे कि वे अपनी जमीन ठाकुर बाड़ी को दे दें, आपके नाम कर दें, और जिससे वो उनकी जमीन को हथिया सकें। लेकिन काका ऐसा कभी भी नहीं करने वाले थे। उन्होंने क्या किया, एक दिन काका ने जब समझाने पर, महंत और पुजारियों के समझाने पर वो नहीं आए, तो काका को अपने लोग उन्होंने समझाने भेजे और एक दिन अचानक रात को उनसे उठा लिया और ठाकुर बाड़ी में ले आए और वहां पर उनके हाथ पांव बांध कर कपड़ा उनके मुंह में ठूंस दिया और कोरे कागज पर अंगूठे के निशान लगवा लिए थे। क्योंकि काका प्यार से नहीं माने तो उन्होंने जोर जबरदस्ती करनी चाहिए। जब ये किस्सा हुआ तो गांव में बड़ी तरह तरह की चर्चाएं चल पड़ी, आपस में लोगों की बातें चल पड़ी। क्योंकि जब वो एक रात के लिए ठाकुर बाड़ी चले गए थे तो भाई भी, काका के जो भाई थे वो भी चौकन्ने हो गए। उन्हें भी डर पैदा हो गया कि काका कहीं अपनी जमीन ठाकुर बाड़ी के नाम ना कर दें तो वे उनके हाथ से चली जाएगी। तो उन्होंने काका को उन्हें ढूंढने के लिए भेजा। ये बात गांव में आग की तरह फैल गई, लोगों में तरह तरह की बातें करनी शुरू कर दी। तो उनमें भी गांव के लोगों में, आप पिक्चर में देख रहे आपस में बातें कर रहे थे काका की जमीन के बारे में कि काका को अपनी जमीन ठाकुर बाड़ी के नाम कर देनी चाहिए। कोई कहता था कि अपने भाइयों के नाम कर देनी चाहिए। इस तरह गांव में दो दल बन गए थे, दो पार्टियां बन गई थी। लेकिन इसी बीच बच्चों आप देखोगे कि काका की परेशानी बढ़ गई कि एक दिन काका ने मन की उलझन अपने लेखक को बताई। वह निर्णय नहीं कर पा रहे थे, ये सोच विचार कर रहे थे कि क्या करना चाहिए, अपने जीते जी जमीन किसके नाम करनी चाहिए। तो काका ने ये सोचा, क्योंकि ये जो कुछ मुझे प्रलोभन दे रहे हैं मेरी जमीन के कारण दे रहे हैं, इसलिए काका ने ये सोचा कि मैं अपनी जीते जी अपनी जमीन किसी के भी नाम। प्रिय बच्चों, जब काका को ठाकुर बाड़ी के महंत उठाकर ले गए थे तो पुलिस के ढूंढने पर और भाइयों के ढूंढने पर उन्हें वापस घर ले आया गया। और जब भाई वापस ले आए तो अचानक वे बहुत सेवा करने लग पड़े। काका ने देखा कि ये जो सेवा हो रही है ये भी केवल भाइयों के मेरी जमीन के कारण है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि कहीं मैं अपनी जमीन ठाकुर बाड़ी के नाम ना कर दें। आप देखेंगे कि काका अनपढ़ थे किंतु दुनिया की बेहतर समझ रखते थे। लेकिन बच्चों, एक दिन अचानक जो घटना हुई थी, जब काका का अपहरण हो गया तो ठाकुर बाड़ी के पुजारियों ने उन्हें कमरे में बंद करके मुंह में कपड़ा ठूंस कर रख दिया था। जब उन्हें काफी ढूंढा पुलिस ने और भाइयों ने, तो उन्हें वो अंदर बंद मिले और काका ने ठाकुर बाड़ी के महंतों की सच्चाई पुलिस के सामने और लोगों के सामने बताई। अब इस सच्चाई को जानने के बाद प्रिय बच्चों, आप देखोगे जमीन जायदाद और अपनों का संबंध क्या होता है। क्योंकि ठाकुर बाड़ी के महंतों ने जो व्यवहार काका के साथ किया, एक दिन वही व्यवहार काका के भाइयों ने भी करना चाहा। किस लिए? उनकी जमीन को पाने के लिए।
क्योंकि उन्हें ये डर पैदा हो गया था कि काका अपनी जमीन ठाकुरबाड़ी के नाम न कर दें। तो इसलिए वे तीनों भाई एक दिन अचानक काका के पास पहुंच जाते हैं, आप देख रहे हैं पिक्चर में, और उनके ऊपर वही व्यवहार करते हैं जो कि महंत और उसके पुजारियों ने किया था, मारा पीटा और कोरे कागज पर अंगूठा लगवाया था। लेकिन उस समय वो डर गए थे। आज भाइयों के एकदम अचानक उनके ऊपर हमला करने के बाद काका डरे नहीं, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर मैं अपने जीते जी जमीन उनके नाम कर दूंगा तो उसके बाद मेरा जीवन नरक हो जाएगा। तो अब चाहे मुझे मृत्यु का वर्ण क्यों ना करना पड़े, लेकिन चाहे काका ने अपने भाइयों को कहा कि तुम चाहे मुझे मिलकर मार ही डालो, लेकिन मैं अपनी जमीन कभी भी जीते जी आपके नाम नहीं करूंगा। बच्चों, आपने देखा कि काका के जीवन में ये जो घटनाएं घटी उनका उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। मुख्य रूप से 3 घटनाएं, जो कि पहली ठाकुरबाड़ी और उसके महंत द्वारा काका के साथ किया गया व्यवहार, दूसरा उनके भाइयों का व्यवहार, और तीसरा गांव का नेता जो कि उनकी जमीन को प्राप्त करना चाहता है उसका व्यवहार। इन तीनों घटनाओं का उनके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने देखा कि मैं आज के जीवन में किस पर भरोसा किया जाए। जो धर्म के ठेकेदार हैं, महंत और उसके पुजारी, जो भगवान के प्रतिनिधि बनते हैं। दूसरा उनका खून का रिश्ता, जो कि उनके सगे भाई हैं। या तीसरा जो सरकार के प्रतिनिधि हैं, गांव के नेता लोग। सब केवल अपना स्वार्थ देख रहे हैं, और इस स्वार्थ के कारण इस सारे वातावरण को देखकर काका मौन हो जाते हैं। और उनके मौन होने का ये सबसे बड़ा कारण था, यही काका लेखक को पता नहीं था। जब उन्हें इस बात का ज्ञात हुआ तो फिर इन घटनाओं के बाद काका की सुरक्षा के लिए गांव में पुलिस वाले उनकी सुरक्षा के लिए रखे जाते हैं, ताकि उनके साथ कोई जोर जबरदस्ती ना करे, उनकी जमीन को ना छीने और उनकी सुरक्षा करे। लेकिन उनकी जमीन से जो आय होती थी, उसी आय पर भी पुलिस वालों का खर्चा चलता था, उनकी सुरक्षा करते थे। आपने देखा प्रिय बच्चों कि आप समझ गए होंगे ये कहानी कितनी रोचक है और मार्मिक है। आशा है आप इस कहानी को समझ गए होंगे। धन्यवाद।